अच्छा 12 विषय जीव विज्ञान। विषय जीव विज्ञान। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म। तो आपको चित्र के द्वारा आपको बताया गया था कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से है। तो आज हम उसको समझेंगे। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है वह है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म। लैंगिक जन्म। अब यहाँ लैंगिक जन्म के कुछ चरण होते हैं, कुछ क्रम होते हैं। वह क्या क्या होते हैं? कोई भी पुष्प है तो उसमें जन्म होने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, उस प्रक्रिया को हमको जानना है। तो अब प्रक्रियाएं क्या है, उस प्रक्रियाओं को हम जानें। तो पहली हमारी जो प्रक्रिया है वह है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना। दूसरा है परागण। तीसरा है पुंकेसर। चौथा है स्त्री केसर। पांचवा है निषेचन। अगला है भ्रूण। भ्रूणकोश। भ्रूण। अगला है भ्रूण। उसके बाद है बीज। उसके बाद से है फल। तो लैंगिक जन्म में कुछ हमारे प्रक्रियाएं हैं। वह प्रक्रिया है पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। उसके बाद से है परागण, पुंकेसर, स्त्री केसर, निषेचन, भ्रूणकोश, भ्रूण, बीज और फल। अब यहाँ हम इसकी इंग्लिश भी समझ सकते हैं। पुष्प की संरचना को इसको हम कहेंगे, ऊपर लिख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। परागण, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। पुंकेसर, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। स्त्री केसर, गाइनोसियम। गाइनोसियम। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियो। सीड। फ्रूट। ठीक, इतना हम लोगों ने जाना। अब हम एक एक के विषय में पढ़ें। तो जैसे पुष्प की संरचना है तो पुष्प, तो हम सबसे पहले पुष्प जानेंगे। पुष्प क्या है? पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित भाग होता है जिसको हम पुष्प कहते हैं। पुष्प एक प्रकार का रूपांतरण या रूपांतरित भाग होता है जिसको हम पुष्प कहते हैं। अब देखिए यहाँ पुष्प की संरचना है।
संरचना में हम देखते हैं अलग से हम समझने के लिए पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना में निम्न भाग होते हैं। क्या क्या है? बाह्य दल, जिसको हम बोलते हैं सेपल, बाह्य दल, दल जिसको हम बोलते हैं पेटल, बाह्य दल दल। उसके बाद से है पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो देखिए बाह्य दल, बाह्य दल में यह इकाइयों की संख्या 1 होती है और इनके इकाई को हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। यह प्रायः हरे रंग के होते हैं। पिछले वीडियो में जो है फ्लावर का चित्र बना करके आपको बताया गया है, उसमें सेपल का है, पेटल्स का है और यह संख्या में क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद से गल है। तो बाहरी दल के बाद इनकी संख्या जो है 2 होती है, जिन्हें हम पेटल कहते हैं। उसके बाद से क्या है? पुंकेसर है। पुंकेसर या पुष्प का नर जनन भाग होता है और स्त्रीकेसर है पुष्प का जो है मादा जनन भाग होता है। अब यहाँ हमने पुष्प की संरचना में देखा कि मुख्य रूप से क्या है कि एक पुष्प में यह निम्न अंग पाए जाते हैं। अब बात आती है परागण क्या है? पॉलिनेशन। तो जब पुष्प के नर भाग से परागकण मादा के स्त्री भाग तक पहुंचते हैं तो उन पहुंचने की क्रिया को ही हम बोलते हैं परागण, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? परागण, पॉलिनेशन। यह 2 प्रकार का होता है। पर परागण भी हो सकता है, स्वपरागण भी होता है। पर परागण, स्वपरागण का मतलब यह हुआ कि स्वयं के द्वारा, यानी एक पुष्प के नर भाग से परागकण का, पॉलन ग्रेन का मादा भाग अर्थात स्त्रीकेसर भाग तक पहुंचने की क्रिया को हम बोलते हैं स्वपरागण। उसके बाद से क्या है? परपरागण। परपरागण का मतलब यह हुआ कि यह चिड़िया के द्वारा, हवा के द्वारा या किसी अन्य माध्यम के द्वारा जो है, जो नर भाग होता है या नर जननांग होता है, वह मादा जननांग तक पहुंचता है। उस क्रिया को हम बोलते हैं परपरागण। उसके बाद से है पुंकेसर। तो पुंकेसर क्या है? यह पुष्प का नर जनन भाग होता है। पुष्प के हम देखेंगे, पिछले वीडियो को हम एक बार देख लेंगे रिवीजन करके। उसमें एक कुतंत्र लगा होता है। उस कुतंत्र के ऊपर एक परागकोश होता है और उस परागकोश में क्या होते हैं? परागकण भरे होते हैं। तो वह कुतंत्र, परागकोश और परागकण यह पुष्प के नर जनन भाग कहलाते हैं, जिन्हें हम पुंकेसर कहते हैं। उसके बाद से है स्त्रीकेसर। तो स्त्रीकेसर में हम यहाँ देखेंगे, इसमें हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ क्या है, इसमें क्या क्या आ जाएगा? आपका कुतंतु आ जाएगा। कुतंतु के बाद से क्या आ जाएगा? पराग कोश आ जाएगा, परागकण आ जाएगा, या पुष्प के नर जनन भाग। अब स्त्रीकेसर में क्या है? वर्तिकाग्र है, वर्तिका, वर्तिका, अंडाशय। तो अब स्त्रीकेसर में क्या है कि इसके एक ही निम्न भाग होते हैं वर्तिकाग्र। इसमें आप देखेंगे कि एक डंठल जैसी संरचना है। डंठल जैसी संरचना के सबसे ऊपरी भाग पर एक टोपी जैसी संरचना होती है, जिसको हम कहते हैं वर्तिका। टोपी जैसी ठीक संरचना के बाद एक नली के समान संरचना पाई जाएगी, जिसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र के सबसे नीचे एक अंडाकार जैसी संरचना पाई जाएगी, जिसको हम बोलते हैं अंडाशय।
ये बात समझ में आया। अब इसके बाद से है निषेचन। तो निषेचन का मतलब यह हुआ कि जब पुष्प का नर जनन भाग और मादा जनन भाग आपस में संयुगित होते हैं तो उस क्रिया को हम बोलते हैं संलयन। ठीक, और संलयन के बाद से एक संलयन होने के बाद एक जाइगोट का निर्माण होता है। अब वह जाइगोट आपस में जो है वह क्रिया करके एक धीरे धीरे जो है क्या है वह डेवलप करके एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि केवल निषेचन का मतलब हम यह कहेंगे कि जब नर भाग और मादा भाग आपस में संलयित होते हैं तो संलयित होने के बाद जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है या जिस अंग का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं निषेचन। ठीक, तो वह हो गया निषेचन। अब उसके बाद से भ्रूणपोष। तो कुछ पौधों में भोजन संग्रह के लिए एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं भ्रूणपोष। भोजन संग्रह के विशेष अंग को हम बोलते हैं भ्रूणपोष। अब यह भ्रूण, भ्रूण किसको कहते हैं? तो जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया होने के बाद जाइगोट का निर्माण होता है और वही जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होने के बाद एक इंद्रियों का निर्माण कर लेता है। इसी इंद्रियों को हम बोलते हैं भ्रूण। इसकी संरचना जो है छोटे से बीज के आकार का होता है या हम यह कह सकते हैं कि नोज लाइक स्ट्रक्चर, नाक के समान संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं इंद्रियों। अब उसके बाद से है बीज। तो बीज हम देखते हैं कि किसी भी जो है फल के निर्माण में बीज भी होते हैं और यही बीज किसी किसी पौधों में जो है क्या होते हैं कि यही जब अनुकूलित वातावरण आता है सीड्स, तो वही सीड्स जो है अनुकूलित वातावरण में डेवलप होने के बाद एक नए प्लांट्स का निर्माण करते हैं। फल, फल क्या है? निषेचित या परिपक्व अंडाशय को हम क्या बोलते हैं? फल बोलते हैं। निषेचित या परिपक्व अंडाशय को ही हम क्या बोलते हैं? फल बोलते हैं। अब यहाँ फल दो तरह से काम करते हैं, एक सत्य फल के रूप में, एक असत्य फल के रूप में। इसको हम मिटा करके फिर आपको बताते हैं सत्य और असत्य फल को। सत्य और असत्य। तो जब यहां दो फल दो तरह से काम करता है, एक सत्य फल और एक असत्य फल। तो जब फल का निर्माण अंडाशय से होता है, ध्यान दीजिए, जब फल का निर्माण अंडाशय से होगा तो उसे हम बोलेंगे सत्य फल। लेकिन जब फल का निर्माण अंडाशय से न होकर के पुष्प के किसी अन्य भाग से होगा तो उसे हम बोलेंगे असत्य फल। ध्यान दीजिए, सत्य फल का मतलब यह होगा कि जब फल का निर्माण अंडाशय से होगा तो उसे हम बोलेंगे सत्य फल। लेकिन जब फल का निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होगा तो उसे हम बोलेंगे असत्य फल। उसे हम बोलेंगे असत्य। देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है? सात केला खाकर, सात केला खाकर बुआ मोटी हो गई। यह एक बनावटी है। जैसे है केला शब्द आया है, ठीक, तो यहां हो जाएगा केला ही होगा। ठीक, ध्यान देंगे, यहां खाकर मतलब हो गया खीरा, यहां बैगन हो जाएगा, बी से बैगन हो जाएगा, यहां म से मटर हो जाएगा।
यह एक बनावटी शब्द है। तो इससे हम यह क्या जान जाएंगे कि यह सत्य फल है। क्या है? केला है, बैगन है और मटर है। यह एक शब्द जोड़ा गया है ताकि हमको यह क्या है, केला, बैगन और मटर न भूले। इसलिए इसको हम एक वाक्य में बना लिया है कि 7 केला खाकर बुआ मोटी हो गई। यहाँ 7 जोड़ा हुआ है सेंटेंस को याद रखने के लिए। यहाँ के का मतलब हम केला से समझेंगे, खाकर यह शब्द जोड़ा गया है। बुआ का मतलब हो गया बी से बैगन को जोड़ेंगे, मोटी से मटर जोड़ेंगे। अब देखते हैं हम असत्य फल। असत्य फल हमारा क्या है? अब यहाँ देखेंगे असत्य फल, सब नारी का नाश खीर खाकर। देखिए यहाँ सब यहाँ सब शब्द आया है। यहाँ सब का मतलब हो गया सेब, यहाँ इसका हम जोड़ लेंगे सेब। यहाँ हो जाएगा नाशपाती, यहाँ हो जाएगा खीरा। देखिए सब नारी का नाश खीर खाकर। यहाँ सब का मतलब सेब, यह नारी का शब्द जोड़ा गया है, नाश का मतलब नाशपाती, खीर का मतलब होता है खीरा। तो यह शब्द क्या है? यह उदाहरण जो हमारा है, यह एग्जाम्पल जो हमारा है, वह एग्जाम्पल क्या बताता है? असत्य फल को। ठीक, तो इस तरह से हमने जाना कि एक पुष्प की संरचना में भाग लेने वाले पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जन्म की प्रक्रिया है, उसमें किस प्रकार की जो है प्रक्रिया होती हैं। आज के वीडियो में बस इतना है।